अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस वक्त पाकिस्तान में बजट ही मरकज़ निगाह है और बजट को लेकर ही एक तमाशा बना हुआ है। आज पार्लियामान में बजट पर जो बहस है उसका आगाज़ हो गया है। इस मौके पर जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने कहा है कि ये मेंढक बजट है। बजट पर ना सिर्फ अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ है बल्कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तनाजुर में आज शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वो वाक़तन जेन्युइन हैं या फिर ऑप्टिक्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को अलहदा कर रही है। बहरहाल ये भी एक बहस थी कि बजट से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत में शराकत इक़्तिदार हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई बात या कोई इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से नहीं दिया गया है। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की जो मीटिंग हुई, सलीम मांडवी वाला साहब ने उसको हेड किया। सेनेटर फैसल वार्डा ने वहाँ पे इंकशाफ किया है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जो नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, स्मगल शुदा गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों पर जो ड्यूटी बढ़ाई गई है उस पर भी एतराज़ किया है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी पर जो बढ़ाए गए हैं उस पर भी फैसल वार्डा ने एतराज़ किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा बजट जिस पे हुकूमत को भी जिस पे अपोजिशन को भी एतराज़, जिस पे हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी एतराज़ और इवन फैसल वार्डा साहब जैसे जो सेनेटर्स हैं वो भी इस पे एतराज़ कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये ग्रीवियंसेस बिल्कुल ठीक हैं कि एतमाद में नहीं लिया गया? वज़ीर ख़जाना साहब इस मामले पर एतमाद में कब लेंगे? और एक और भी इंतहाई अहम नुक्ता है कि IMF के पास जाना है, IMF की शराइत हैं, क्या ये शराइत मिनोअन मान ली गई हैं या मिनोअन से ज़्यादा ये शराइत इस बजट में लगा दी गई हैं? बहरहाल बजट पर ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार किसका है, इससे मुतालिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो सदारती ऑर्डीनेंस लाना है उसको तौहीन करार दे दिया है। इस मौके पर इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो बिल्कुल इस मामले में नाकाम रहे कि जो उनसे सवालात करते रहे मुअज़्ज़ज़ जजेस उन पर वो जवाब देने से कासिर रहे। बहरहाल इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, अभी मुलाकात होनी है बिलावल भुट्टो साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब की। लग तो रहा है कि ये कायल कर लेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब बिलावल साहब को। अपोजिशन लीडर साहब ने इसको मेंढक बजट करार दे दिया है। फैसल वार्डा साहब की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी यकीनी तौर पे आम लोगों की तर्जुमानी करते हैं। ये क्या है, आप क्या समझते हैं कि एस्टिमेटेड वज़ीर ख़जाना साहब ने जो बजट अनाउंस किया उसमें था जब ये शोर पड़ेगा तो हम कम कर देंगे और उस पर फिर IMF को एतराज़ नहीं होगा, या ये बातें हर सूरत माननी पड़ेंगी IMF की हुकूमत को? देखें अब्बास साहब, ये तो अब सब मुत्तफ़िक़ है इस बात पे, ख़ुद हुक्मरान जमात के जो अरकान हैं वो भी बता रहे हैं कि ये बजट जो पेश हुआ है वो IMF का तजवीज़ करदा समझ लीजिए या मंजूर शुदा समझ लीजिए या मुसल्लत करदा बजट आप इसको कह सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है, इसको तजवीज़ करदा भी कह सकते हैं, मुसल्लत शुदा भी कह सकते हैं, मंजूर करदा भी कह सकते हैं। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही है। हुकूमत ये समझती है कि पीपल्स पार्टी और हम एक ही कश्ती के सवार हैं और पीपल्स पार्टी की मजबूरी है हमारा साथ देना। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये दुरुस्त है कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं, लेकिन इसको हमारी मजबूरी ना समझा जाए और हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। हुकूमत को बहरहाल आवाम के लिए अवामी नुक्ता नज़र से कुछ सोचना होगा, क्योंकि हमने दोबारा इलेक्शन में भी जाना है। 16 माह की हुकूमत जिस तरह से चली और जिस अंदाज़ में आवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज करके जो पॉलिसियाँ बनाई गई, अपने मुकदमात के फ़ैसले कराए गए, अपने आप को बरी कराया गया, उसके बाद कोई एक भी फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ जो आवाम के मफाद में हो। महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, लाकानूनियत बढ़ी,
तो उसके नतायज इलेक्शन में सब ने देख लिए, और सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम लीग नून ने देखे हैं, और जिसको सिंपल मेजॉरिटी तो दरकिनार हुकूमत बनाने के भी वो काबिल नहीं थी। वो तो एक ख़ास हालात और ख़ास मखसूस वाक़यात हैं जिसकी वजह से उसको हुकूमत बनाने का मौका मिल गया, और उस पर ख़ास शर्मिंदा भी नज़र आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बन के आए थे वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। तो पीपल्स पार्टी अब चाहती है कि अगर हम एक कश्ती के सवार हैं तो फिर हमसे कुछ मुशावरत तो की जाए, हमारी कोई तजवीज़ तो ली जाए। हमें कम से कम फेस सेविंग तो हमारे पास होनी चाहिए, ना ये कि आप अपनी मर्ज़ी करें या आप IMF से बाला बाला कुछ मामला तय करें और बजट नाफिज कर दें और जवाब दे हम होते फिरें। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से आज वज़ीर आज़म साहब को बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात करनी पड़ रही है। वो मुलाकात करेंगे। बज़ाहिर लगता तो यही है कि बजट तो मंजूर हो जाएगा और बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी साथ देगी, लेकिन आपका जो ये सवाल है कि क्या इस बजट को मिनवन मंजूर किया जाएगा या इसमें कुछ तरामीम होंगी। देखें, मैं नहीं समझता कि अगर इसमें तरामीम होती हैं और IMF की शराइत जो हैं या जो तजावीज़ हैं उनको रद्द करके किसी भी हवाले से अवामी दबाव का नाम लेके अगर आप ये बजट मंजूर करते हैं तो फिर आपको IMF से कर्ज़ नहीं मिलेगा। और जब ये बजट मंजूर करेंगे महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। देखें, आपने 3,800 के तो नए जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं, 3,800 अरब के तो नए टैक्स लगाने हैं। 8,000 अरब का आपका खसारा है, वो आपने कर्ज़े लेने हैं और वो भी एक बोझ आप पे पड़ेगा। उसके बाद बाकी जो मामलात हैं, दरामदात और बरामदात में जो फ़र्क है उसको भी आपने किसी न किसी तरह से पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मल्टीप्लाई हो के अवाम के सर पे गिरेंगी और फिर अवाम जुलाई में या अगस्त में जो अवाम का रिएक्शन सामने आएगा उसको फेस करना होगा मौजूदा हुकूमत ने, और वो किस तरह से फेस करेगी। इरशाद साहब, अब सवाल ये है, जो मिनवन की आपने बात की है उस पर एक बुनियादी नुक्ता है इरशाद साहब, वो ये है कि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस में आती हैं। जो वाडा साहब की बात है कि पूरी दुनिया हाइब्रिड गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इनकरेज कर रही है, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि इस बात की तो ना वज़ीर को पता है, ना सेक्रेटरी को पता है, ना रेलेवेंट ऑफिसर्स को पता है, ये कोई माफिया अपना काम कर गया है। अगर ये कारीगरी माफिया की है तो फिर ये तो IMF की शर्त तो नहीं होगी। इस तरह की बातें तो निकालनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा जो ये क्लाइमेट चेंज वाले हैं अपने रिजर्वेशन करते रहते हैं, कभी थर्मल प्रोजेक्ट्स पे इजहार करते हैं, कभी दूसरों पे करते हैं। IMF की शर्त ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर या हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स लगाएं। अवाम की शर्त, IMF की शर्त ये है कि आप टैक्स वसूल करके बताएं कि आप कर्ज़े वापस कैसे करेंगे, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लगाएंगे। ये तो हमारे जो बाबू बैठे हुए हैं, देखें ना, दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान करते कि जनाब वाला हमारे जो हुकूमती अखराजात है वो बहुत बढ़ गए हैं। तीन चीज़ें आपके सामने हैं। एक तो ये है कि जिस महकमे में 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 40 लोग बैठे हुए हैं, आप उसको कम करते। आप जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ब्यूरोक्रेसी की वो कम करते। एक घर, कल भी हम जिक्र कर रहे थे, 60 कनाल के घर में एक अफसर ठहरा हुआ है, उसके बिजली के अखराजात, मुलाजमीन की गाड़ियाँ, ये वो, उसको कम करते। एक तो रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये है कि आप नए टैक्स लगा दें और उन्हीं लोगों पर ज़्यादातर लगा दें जो पहले ज़ेरे बार हैं, उसी में ये टैक्स भी लग गया है। अब उसमें IMF की तो ये शर्त नहीं है, उन्होंने तो एक टोटल दिया होगा कि जितने टैक्स आप वसूल करें। ये एग्जैक्टली तो इनकी अपनी कॉमन सेंस में नहीं आती हैं। ये इनकी वजह क्या है, मंतक क्या है? इरशाद साहब, कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, बिलावल साहब और शहबाज साहब की मुलाकात हो रही है। आपके ग्रीवेंसेस जो हैं वो बड़े संजीदा हैं, वज़ीर आज़म साहब को दावत देनी पड़ गई
ओपोजिशन लीडर भी इस बजट को मेंढक बजट कहते हैं, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इवन फैसल वाडा साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये क्यों एक तमाशा क्यों बन गया है बजट? IMF की शराइत तो किसी की भी हुकूमत होती उसको तो माननी ही थी। देखिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर बजट कभी भी कोई कंफर्टेबल बजट नहीं होता और कभी किसी बजट पे लोगों ने इत्मीनान का इजहार नहीं किया। हमारी जमात का जब इत्तेहाद हुआ था मुस्लिम लीग से गवर्नमेंट के ऊपर उनको सपोर्ट करने के लिए, तो बाकायदा तहरीरी तौर पर हमने कुछ चीजें लिखी थी आपस में। अच्छा। कि हम एक दूसरे के साथ इन चीजों के ऊपर एतमाद साजी करके चलेंगे। बजट से पहले हमारे दोस्तों ने, जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं सीनियर, उन्होंने मुलाकातें करके और ये इजहार किया कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं और हमें एतमाद में दिया जाए। बेहतर था कि ये मामला इस लेवल पे ना आता और पहले ही वो एतमाद साजी कर ली जाती। उसको उस वक्त उतना सिंसियरली सीरियसली नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में पार्टी के अंदर से फ्रस्ट्रेशन हुई। अब हम एक अलग जमात, वो एक अलग जमात, और हमारी जमात के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने चेयरमैन के साथ बयान किए। जब बार बार ये बात हुई तो चेयरमैन साहब को किस बात की परेशानी थी, तो पीपल्स पार्टी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट दिस के बजट स्पीच वाले दिन हमारे टोकन प्रेजेंस हो और हम कहें कि जी हम इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। तो ये एक ऐसा इशू था, बेहतर होता कि ये पहले एतमाद साजी कर ली जाती। नहीं भी तो अब मुलाकातें हो रही हैं, इंशाल्लाह 2 मुलाकातें पहले कमेटियों की हुई हैं। आज चेयरमैन साहब और वज़ीर आज़म साहब मिल रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे सीनियर मेंबरान साथ होंगे, उनके भी होंगे। तो मेरा ख्याल है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसको एक सबक के तौर पे लेना चाहिए आइंदा के लिए, कि आइंदा भी जब कोई मौका आए तो इससे पहले कि कोई डेडलॉक क्रिएट हो, हमें एक दूसरे का एतमाद विन करना चाहिए। और इस वक्त हमारे जो कुछ साथी जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो अपनी जमात को कहें कि वो ऐसे अल्फाज, ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, क्योंकि उसके जवाब में हमारी तरफ से भी हमारे दोस्तों ने जो जवाब देने हैं वो भी तल्ख होंगे। तो तल्खी जो है वो किसी सूरत बेहतरी का सामान नहीं होती। कारी साहब, आपने ख़ुद ये कह दिया, हनीफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है, और जो बाकी जो मुस्लिम लीगी दोस्तों से हमारी बात होती है वो कहते हैं जी असल में तो सारा मसला है तरक्याती फ़ंड्स का और सिंध के लिए फ़ंड्स का, और साथ ही ये कहते हैं कि जी पैसे हम सिंध को दे देते हैं, वहाँ जो है वो करप्शन गिज़र हो जाते हैं। तो ये तरक्याती फ़ंड्स के अलावा क्या इश्यूज़ हैं जिन पर इख्तलाफ है? निजकारी का इशू है, महसूलात के कोई ख़ास मद्दे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि ना टैक्स लगाए जाएं? इरशाद आरिफ साहब, मैंने अर्ज किया ना कि ये बातें अगर वो दोस्त इस तरह ना करें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। हाँ, तरक्याती फंड पिछली गवर्नमेंट में भी सिंध को उस तरह नहीं दिए गए। तरक्याती फंड एक तो वो होते हैं सूबों को हकूक मिलते हैं, उनके जो डिविजिबल पूल से जो पैसा जाता है। दूसरा फेडरल PSDP होती है, फेडरल जो डेवलपमेंट फंड होता है, उसमें सूबों के प्रोजेक्ट रखे जाते हैं। तो सिंध सूबा को ये तहफ़्फ़ुज़ है कि हमारे फंड, हमारे पैसे वहां नहीं रखे गए, कम रखे गए हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उसको एड्रेस किया जाए। ये बात कहनी कि फलां सूबे में पैसे जाते हैं और फलां बेहतर हो जाते, ये बहुत फजूल बात है, बहुत नामुनासिब बात है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारे जो दोस्त मुस्लिम लीग के ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी कही हुई बातों से जो गिरहें पड़ेंगी वो उनकी लीडरशिप को खोलते हुए मुश्किल होगी। हम नहीं चाहते, जायज़ बातें होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी जायज़ बातें होंगी, होनी भी जायज़ चाहिए, और उनको हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर आज़म और उनकी टीम है वो एड्रेस भी करेंगे। लेकिन कुछ दोस्तों को जरा मीडिया में आके बातें करने का और बढ़ के मारने का शौक होता है। बढ़ के जो भी मारे वो अल्टीमेटली डेडलॉक क्रिएट कराता है, नुकसान कराता है, उसका कोई फायदा तो नहीं होगा। अगर हमारे दोस्तों के कुछ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी नहीं है, अगर उनके दोस्तों की तरफ से भी ऐसी बात है तो वो अपनी जाती नमूदो नुमाइश की बातें कर रहे होंगे। ये कभी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी के तौर पे नहीं हो सकता
तो पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर, तो उसका जवाब भी मिलता रहेगा अगर ऐसा होगा। अगर मुझे उन दोस्तों की राय से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हम इत्तेहाद में बैठे, हुकूमत में बैठे हैं। अगर बदइत्तेमादी हो जाती है तो हुकूमत नहीं चलती। ये तो किसी के फायदे में और किसी तरह भी फायदे में नहीं है। मुल्क का नुकसान हो तो कोई सोच सकता है। लिहाजा बाज लोग अपनी क़यादत के आरा से हट के तो बयान दे देते हैं। अब हर बयान, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं अपनी क़यादत से पूछ के तो हर बयान नहीं दे रहा, लेकिन ये मेरी जाती आदत हो सकती है, ये मेरा जाती रवैया हो सकता है कि मैं इस तरह जी। अच्छा कारी साहब, अगर आज की मुलाकात में ये जो तरक्याती फ़ंड्स का मामला, ये तो साल हो जाता है, लेकिन जो बाकी टैक्सेस का मामला है और निजकारी पे सबसे ज़्यादा आपको एतराज़ है कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, लोग बेरोज़गार नहीं होने चाहिए, कौमी इदारे नहीं बिकना चाहिए, उस पर हुकूमत अपनी मजबूरी बयान करती है कि जी हम तो IMF के दबाव में हैं, हम तो इसमें कोई किसी किस्म की रियायत आपको नहीं दे सकते, हमने तो ये करना ही करना है। क्योंकि मौसूफ जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो कहते हैं IMF के बग़ैर भी कोई ऑप्शन नहीं है और निजकारी के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर सिर्फ तरक्याती फ़ंड्स पे ही मामला तय हो जाएगा और आप हुकूमत का साथ देंगे बजट की मंजूरी में? शायद सब तरक्याती फंड्स के अलावा भी बातें होती हैं जो यहाँ भी मुनासिब नहीं है बातें कर सकूं, लेकिन तरक्याती फंड एक बड़ा इशू है। सिंध सूबे के हुकूमत को, यानी मुराद अली शाह साहब को, उनकी हमारी जमात को वहाँ पे अपने सूबे के हकूक लेने का हक है, उनको मुतालबा करना चाहिए। रही बात के प्राइवेटाइजेशन, तो कोई जमात भी मेरे ख्याल है लोगों को बेरोजगार तो नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग बेरोजगार करना चाहती है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना सारा है कि वो प्राइवेटाइजेशन को, आउटराइट सेल को प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं, और हमारा ख्याल ये है कि इस ऑप्शन को भी देखा जाए कि अगर आप अपने इदारों को पार्शली प्राइवेटाइज कर देते हैं, यानी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें आप कुछ शेयर दे के और मैनेजमेंट दे देते हैं, वो भी तो प्राइवेटाइजेशन ही की एक किस्म है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही ना करें, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना फर्ज करें, 50% शेयर ले ऑफ करके किसी को दे देते हैं, मैनेजमेंट देते हैं, और 50% गवर्नमेंट का, और वो इदारा रिवाइव करता है, वो PI है, वो स्टील मिल है, कोई और है, तो वो जो रिवाइव करेगा उस रिवाइवल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तो फायदा होगा। आज अगर हम लॉस में शेयर दे रहे हैं, वो जो 50% या 70% या 60% शेयर हमारे पास गवर्नमेंट के पास होगा, जब शेयर की कीमत बढ़ जाएगी तो यकीनन वो लॉस कवर हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को देखना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट भी ये चाहेगी, तो फायदे की बात है ना, हमको जिद में थोड़े बैठे हैं। कारी साहब, ये एक इशू बना कि हुकूमत ने अचानक जो एक कानून मौजूद था कि हाई कोर्ट के जजेस ट्रिब्यूनल में होंगे, इंतखाबी ट्रिब्यूनल जो बनने हैं, एक आर्डिनेंस ला के रिटायर्ड जजों को शामिल कर लिया। वो केस अदालत में चला गया, अब भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो ये क्या अचानक ज़रूरत पड़ी? और आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये थे कि आप पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून को आर्डिनेंस के ज़रिए गैर मौसर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तौहीन है। तो इस वक्त इलेक्शन वैसे ही मुतनाज़े हुए हैं, शोर मच रहा है, ये प्राइवेट नए आर्डिनेंस के ज़रिए नए ट्रिब्यूनल हुकूमत ख़ुद बना के रिटायर जजों के ज़रिए फ़ैसले कराएगी, तो ये तो तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा। तो आपसे कोई मुशावरत हुई या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फ़ैसला है? शाह साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूं, मुझे पार्लियामेंट के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स का सारा इल्म नहीं होता। लेकिन जनरली बात यह है कि इस वक्त हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी बहुत है। लोगों के 3-3, 4-4, 6-6 महीने बारियां नहीं आती, केस नहीं लगते, और फिर वकला भी डफर कराते रहते हैं, अदरवाइज भी। तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की। और जो इलेक्शन के प्रोसेसेस होते हैं, इलेक्शन पिटीशंस होती हैं, इसके अंदर भी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आपने गवाहियां लेनी होती हैं, आपने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब करने होते हैं, फोरेंसिक ऑडिट कराने होते हैं, कई तरह के इसमें टेक्निकलिटीज हैं। आपने देखा ना, कई जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके 6-6 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, बल्कि कई दफा हुआ कि मेंबर अपनी मुद्दत पूरी कर गया, बाद में पता चला कि वो क्वालिफाई नहीं करता था।
लिहाजा वो जज साहिबान अगर वो काम करेंगे तो यकीनन उनका जो रूटीन का काम है वो हरज होगा। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी भी बिलावल साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात जारी है और बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी को भी इस बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन लीडर ने भी इसको मेंढक बजट कह दिया है। फैसल वाडा साहब भी अपने रिजर्वेशन लेकर सामने आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो IMF की डिमांड्स थी वो मिनवन मानी गई हैं या डिमांड से कुछ ज़्यादा मान लिया गया है? और अगर इस बजट में कोई रद्दोबदल किया जाता है तो वो IMF आसानी से फिर डील करेगा, निगोशिएट करेगा पाकिस्तान से? So Faisal, you've asked all the right questions. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले तो ये बात यहाँ है कि IMF के फ्रेमवर्क में ही बजट की टैक्सेशन की तजावीज़ सामने आई हैं। और ये बात मुझे इसलिए भी मालूम है फैसल कि 2023 के दिसंबर में पाकिस्तान में एक मिशन आया था। उन्होंने फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट शेयर की है, वो पब्लिक नहीं है, पर अगर उन लोगों ने जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है वो ये जानते हैं कि ये सारे पर्सनल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जो आपने इस वक्त तजावीज़ सामने रखी हैं अपने निज़ाम में रियल एस्टेट, रिटेल पर, ये तकरीबन वही तजावीज़ हैं जो IMF ने उस टीए मिशन में लिखी थी। आई थिंक उस वक्त भी IMF से थोड़ी सी गुफ्तगू ज्यादा करनी चाहिए थी। मैं आज भी कहता हूं कि गुफ्तगू की बहुत बड़ी गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है और मेनली कोशिश ये है कि IMF की जो सिफारिशात है वो मान ली जाए। पर ये कैसे हो सकता है कि आप IMF को ये कन्विंस ना कर सकें? आपकी तनख्वाह अगर या बाइंग पावर 2022 में अगर 1 लाख रुपए की थी तो आज टूट के 61,000 रुपए की रह गई है। तो मुझे ये इजाजत तो दीजिए कि मैं जो 6 लाख रुपया मेरा बेसिक है कि मैं 6 लाख रुपए पे पहला टैक्स लगाता हूं वो मैं 9 लाख पे ले जाऊं, क्योंकि उसकी तो बाइंग पावर ही टूट गई है इंसान की। अब ये बाकी पर्सनल इनकम टैक्स अपनी जगह, ये भी दुरुस्त है कि आपको सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस उड़ानी है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती, मैं खुद कहता हूं उड़ानी है। पर ऐसा तो है ना कि आप स्टेशनरी को, आप मिल्क पाउडर को, आप मेडिकल और मेडिकल अप्लायंसेस को, मैं उनसे खुद ये निगोशिएट करना चाहता हूं कि उड़ा दें। ये जो 450 अरब की उड़ाई हैं इनको बदतदरीज एक तो उड़ाएं, फौरी तौर पे ना उड़ाएं। पर उड़ाने का मकसद क्या होता है दुनिया भर में? IMF फोक्स को मालूम है ना, वो ये होता है कि 18% जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको नीचे लाया जाए। मैंने ये चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि एक बजट बन गया है, इसको रीनिगोशिएशन करने की गुंजाइश है, पर अथॉरिटीज को पहले खुद काम करना है इसको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में लाना मैं सपोर्ट करता हूं टोटली। मैं खुद कहता रहा हूं गवर्नमेंट को कि ये 1% से उठाएं, पर 1% टर्नओवर से जब उठाया है तो वो शायद 22-25% के करीब टैक्स था, अब 29% चला जाएगा उनका टैक्स। सो इसमें भी निगोशिएटेड सेटलमेंट कर लें, कुछ टाइम क्रिएट कर लें। दूसरी साइड जो IMF फोक्स हैव टोटली इग्नोर्ड, अगर IMF की बात की जाए तो वो ये कि एक्सपेंडिचर साइड तो देखी ही नहीं, और हुकूमत का स्टांस ये है कि हम इंतजार करेंगे कमेटी की रिपोर्ट का एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। पर 1363 की सब्सिडी, 1040 की पेंशन, 9775 की डेट और मार्कअप सर्विसेज, ये सब कुछ जो है मुश्किल क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। इसी तरह PSDP का इतना बढ़ना, सो थोड़ा सा इनको रद्दो बदल कर लीजिए, रूम क्रिएट कर लें जगहों पे। PSDP 1400 अरब करना शायद इस वक्त मौजू इसलिए नहीं है कि 19% नए प्रोजेक्ट लाने की शायद गुंजाइश नहीं है, अगर हम नहीं भी लाएंगे तो कोई हरज नहीं है। सो वी हैव टू नाउ ट्रेड केयरफुली, वी हैव टू मूव केयरफुली एंड डू दीज थिंग्स, बट डू देम इन अ वे कि थोड़ा सा लोगों पे अगर 75 अरब का बोझ पर्सनल इनकम टैक्स का है उसको आसान बनाइए। 150 अरब का हमने AOPs पे बोझ डाल दिया, ये जो स्मॉल मीडियम है इसको थोड़ा संभाल लीजिए। सो ये सारी गुफ्तगू करनी पड़ेगी अगर हमने बजट को बेहतर करना है। अगर इसी तरह पास करना है तो वो तो आपके सामने ही है। जी डॉक्टर साहब, ये एक बाहर से वज़ीर ख़जाना लाए गए, बहुत माहिर बताए गए,
अब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अपोजिशन भी यही बात कर रही है, जितने माहिरीन मईशत दीगर हैं वो भी ये बता रहे हैं, ये बजट जो तजावीज़ थी या मशवरा था समझ लीजिए या हिदायत थी IMF की, उठा के रख दी गई, और जो रूम क्रिएट हो सकता था, जो स्पेस मौजूद थी, उसके वो छोड़ी नहीं गई बिल्कुल, ये ना आवाम के लिए ना किसी और के लिए। तो उसके लिए तो कोई भी IFBR का या वजारत ख़जाना का कोई भी मुंशी ये काम कर सकता था। इतना महंगा वज़ीर ख़जाना लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और उनका इसमें कमाल क्या नज़र आता है? इरशाद साहब, मैंने पाकिस्तान के लिए वाहिद प्रोग्राम जो IMF का कंप्लीट हुआ 13-16 का, वो एंकर किया है, और मुझे ये मालूम है, मैं अभी एक पर्चा भी लिख रहा हूँ इस बजट पे, एक आध दिन में अखबार में भी उसका एक पार्ट छप जाएगा, और मैंने ये कहा है कि IMF से निगोशिएशन की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है, वो कंट्री अथॉरिटीज़ पे रिलाई करती हैं। पाकिस्तान की फाइनेंस की जो टीम है, जो इकोनॉमिक टीम है, जो FBR की टीम है, इन सब को मिलकर ऐसा मौजू जो आप कहेंगे ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए थे, पर ये फरवरी में ही देने चाहिए थे। बट मैं समझता हूं कि हुआ क्या होगा। आपको पता है TA मिशन आते हैं, वो लोगों को मिलते हैं, वो उस वक्त इतनी हाइप नहीं क्रिएट होती, बट जो IMF का वर्किंग समझते हैं, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स देखी हैं, मैंने बाहर काम किया है बहुत, तो मैं जानता हूं कि TA मिशन भेजने का मकसद ही ये होता है। अगर आप कोई भी उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लेता गवर्नमेंट में, तो उसको मालूम होता कि ये चीजें तो उन्होंने तभी लिख दी थी। दैट वाज द टाइम टू गो एंड से टू देम कि नहीं, हम पर्सनल इनकम टैक्स की हम तो 6 लाख को बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं, पर जो अपर एशेलॉन्स हैं उन पे थोड़ा सा टैक्स लगा के 20-30 अरब कलेक्ट कर लें। सो आपकी बात में वजन है कि पाकिस्तान टीम को यहाँ पे थोड़ा सा अपना सब्सटैंटिव होमवर्क करना चाहिए था। मैंने 3-4 एरियाज रखे हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जो टैक्स हमने 45% कर दिया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे, और अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं 500 मिलियन से, तो वो 55% बन जाता है। या खुदारा, मतलब इस इकोनॉमी को हम स्ट्रैंगल कर रहे हैं। जरा ये गुफ्तगू IMF से जाकर करिए, तो कुछ अच्छे काम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अच्छा किया कि आपने प्रॉपर्टी को कैपिटल डॉक्टर साहब जो आपने बात की है, डॉक्टर साहब आपने जो बात की है कि होमवर्क के बगैर ये किया गया है, आज वो खजाना कमेटी में फैसल वाडर साहब ने बात की हाइब्रिड गाड़ियों से मुतालिक। अभी जब फ्लड आया 2022 में, जब हम गए दुनिया से कहा हमारी मदद करो, तो वो कहते थे एक जानिब तुम कोयले से एनर्जी पैदा करते हो और दूसरी जानिब तुम जो क्लाइमेट ही है उसके लिए मदद भी मांगते हो। ये एक खुला तजाद है। हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, पूरी दुनिया उस पर जा रही है। हम अपनी ऑयल इंपोर्ट को कम भी करना चाहते हैं, आपने उस पर टैक्सेशन बढ़ा दी है। ये क्या है? क्या अभी भी कोई माफिया राज कर रहा है मुख्तलिफ शोबों में, या फिर होमवर्क अगर नहीं हुआ? पाकिस्तान को तो मसला ही इकॉनमी है, क्यों होमवर्क नहीं किया गया? फैसल जान की ईमान पाऊं तो कहूं, जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो माफिया है ऑयल सेक्टर का, वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में तो छोड़ें, दुनिया भर में अभी भी 83% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आ रही है। 83% फैसल भाई। सो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम इस वक्त 43,000 मेगावाट प्लस की एनर्जी पावर की कैपेसिटी लिए बैठे हैं मुल्क में, और हम बेच नहीं पा रहे। गर्मियों में तो चलें 25-26 हज़ार मेगावाट बेच देते हैं, सर्दियों में 10,000 मेगावाट आ जाती है। अगर हम ये एनर्जी बेचने की कैपेसिटी EVs और अदर फॉर्म से बनाएं तो ये एक अच्छी चीज होगी। हैविंग सेड दैट, कुछ बजट में अच्छी चीजें भी हुई हैं, मैं उनका जिक्र करता हूं कि प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा, कुछ टैक्सेशन रिटेल सेक्टर पे आई, ये दोनों अच्छी चीजें हैं, इसको और आगे लेकर जाना चाहिए। पर फिर आपने जो एक चीज नहीं की, मैं फिर कहता हूं, मेरे दोस्त हैं सब एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे भाई हैं, 3.5 अरब रुपए का टैक्स पंजाब ने लगाया है। ऑनेस्टली 20% इस वक्त पूरी इकोनॉमी का हुजम है। 3.5 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, फिर IMF से ही मांग के पैसे मुल्क चलेगा ना। सो ये सारी चीजें, अभी 10 दिन हैं, इनको सोच लीजिए, जहां जहां रीथिंक की जरूरत है कर लीजिए। मैं गवर्नमेंट का ये स्टांस भी मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर पे, हालांकि माजरत के साथ दिहाइयों से मैं इस चीज को गवर्नमेंट में बैठ के भी और आउटसाइड द गवर्नमेंट में कि पेंशन का रिफॉर्म करना है। अब ये कहना कि एक कमेटी है, ऑनेस्टली जनरल मुशर्रफ के टाइम पे नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म बना था,
मतलब इरशाद भाई, मतलब मेरा दिल जो है वो मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये गुफ्तगू करते हुए। आज 20 साल बाद उसके वो रिपोर्ट भी मौजूद है। हम ये कह रहे हैं कि हम दोबारा स्टडी करेंगे कि कौन से गवर्नमेंट इदारे काम करने हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मुशर्रफ साहब ने जब बना था वो सारा कुछ सामने भी आया, अमल दरामद तो वो भी नहीं करा सके। और इस हुकूमत ने, एक मैं छोटी सी बात करूँगा, पिछले साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक किफ़ायत शारी कमेटी बनाई, उसने एक रिपोर्ट दी, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया हम इस पर अमल दरामद करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर एक नई कमेटी बना दी है, तो वजह क्या है? कोई इनकी नीयत नहीं है, कोई रुकावटें हैं इनके रास्ते में? और ये कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे कि जी ये ख़ुद अपने अखराजात भी कम नहीं करते, अपनी ऐशें भी ख़त्म नहीं करते और हम पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं? ये तो ख़ुद मामलात को ख़राब नहीं कर रहे हुक्मरान तबका हमारा? सो इरशाद साहब, एक तो ये कि अदराक तो इनको है, सबको है, ये एक अच्छी बात है। आई मीन ऑन द पॉजिटिव साइड, एनएफसी को दोबारा सोचना है, पेंशन मेकओवर है, टारगेटेड सब्सिडी है, पब्लिक फाइनेंस के निज़ाम को ठीक करना है, मतलब ये सारी तो गिवन है। पाकिस्तान का पीएसडीपी कम करना है, प्रोविंसेस में के जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लीनर करना है। इरशाद भाई, ऑनेस्टली मैं अपनी जो मैं लिख रहा हूँ उसका आखिरी जुमला पढ़ देता हूँ, ये शायद आपका जवाब दे देगा कि आज भी जो सब्सटेंटिव बजटरी रिफॉर्म्स हैं उनको करने के लिए आपको नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तानीज चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जनरलिस्ट्स ना हो। उनको आपको की पोजीशंस देनी पड़ेंगी ताकि वो रियल चेंज जो है, मनमोहन सिंह और मोंटेक एस अहलूवालिया टॉप इकोनॉमिस्ट थे दुनिया के, इन दोनों को 90 की दिहाई में यही काम दिया गया था जो आज पाकिस्तान में हम करना चाहते हैं। अब वो लोग जब भी आप ढूंढ लाएंगे, इंशाल्लाह 5 से 8 साल में ये डिलीवरी हो जाएगी। कॉमन अदराक है, लोकल यूनिवर्सिटीज ने भी लिखा है, मैंने तो 62-63। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जब भी ढूंढने निकलते हैं या हमें बैंकर मिलते हैं या अकाउंटेंट मिलते हैं, ये भी तो हमारा आलमी है। हम तो मुसलसल या अकाउंटेंट के पास होते हैं या फिर बैंकर के पास होता है। वो हम शौकत अजीज़ से शुरू हो जाएं। हमारे यहाँ तो जनाब महबूब उल हक साहब इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ जो हुआ और जिस तरह से वो फिर मुल्क से गए वो आपके सामने है 2 दफ़ा। Mahbub ul Haq was a good man. He could have been actually our मनमोहन सिंह। उन्होंने उस वक्त भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी। मैं उनकी कभी बजट स्पीच पढ़ भी लेता हूँ अपनी समझ के लिए। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। मैंने तो आज बड़ा ही खाका आपके सामने रख दिया है। ये काम जो है ये सारे होने हैं। समवन हैज टू सिट, गो थ्रू ऑल दीज वर्क और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो अप करे। मैं आज भी कहता हूँ, मैं कमिटीज का फैन नहीं हूँ। मैंने गवर्नमेंट में रह के भी कमिटीज नहीं बनाई। जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता था किसी पे और उनको उसकी डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता था कि वो उन्होंने काम करना है। ये है आज की एक गुजारिश करूं, आप हैरान होंगे इरशाद साहब, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। इरशाद भाई, पिछले 10 साल में हमने एफबीआर के 15 हेड्स चेंज किए। सही। आप अंदाज़ा कर लें हमारी संजीदगी का, सीरियसनेस का। जी अच्छा, ये फरमाएं, एक इस वक्त जो इशू है पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान चल रहा है, वो कहते हैं जी नजकारी ना करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम चलाएं। वो कहते हैं कि जी ये जो जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं पीएसडीपी जो है, इसको कम ना करें बल्कि हमें ज़्यादा हिस्सा दें सिंध को, और भी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी की बातें नहीं मानी जाती तो वो कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के ख़ासतौर पर नजकारी के इशू पर अगर मान लेती है तो क्या ये IMF के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए ना, पहले तो हम इंटरनली ये फैसला करें। I've had the great honor of serving with the People's Party also। देखिए, एक तो बात यह है कि जब वो कहते हैं PPP तो उनका मतलब तो यही है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि वो क्या मान लेंगे, कॉमन ग्राउंड क्या है। जो हमने PTCL की निजकारी की, वो 26% हिस्से हमने बेचे, मैनेजमेंट बेचती 74%। आज भी मैं और आप एज सिटीजन्स ओनर हैं या गवर्नमेंट ओनर है या स्टेट ओनर है। तो आप उनको कहें कि ठीक है, हम मेजर शेयर होल्डर PIA के अपने पास रख लेते हैं 30-40%, बाकी बेच देंगे। सो कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। पर ये कोई भी आज कहे कि सरकार में कैपेसिटी है, PIA
डिस्कोस, सुई कंपनीज, बैंक्स चलाने की, तो वो पाकिस्तान से बिल्कुल मतलब अदराक रखता हो तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि 600 अरब का पहले दिन जब 1 जुलाई आएगी ना, तो 600 अरब का एक खसारा एनर्जी सेक्टर का लाजिम व मलजूम खड़ा होगा। वो कौन पे करेगा $2 अरब? फरवरी 2024 तक KPK हुकूमत के जो वाजिबुल अदा थे विफाक के ज़िम्मे बिजली की मद में पैसे वो 335 अरब रुपए है। लेकिन साथ ही साथ जो KPK गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि हमारे जो दीगर फंड्स हैं NFC की मद में वो विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, आज भी एक MPA साहब गए, उन्होंने जाके ग्रिड स्टेशन से बिजली खुद बहाल की। कल खुद वज़ीर आला KPK गए, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने बिजली बहाल की डेरा इस्माइल ख़ान में, और वो 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग होने पे नाला हैं। और उनका एक मौक़िफ़ ये भी है कि वो लोग जो बिल अदा करते हैं किसी एरिया में, वो लाइन लॉसेस से मुतालिक जो पॉलिसी है बिजली ना देने की या लोड शेडिंग करने की, उससे मुतासिर क्यों हों। किस हद तक जो अली अमीन गंडापुर का स्टांस है और तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है, और ये मामला हल कैसे होगा? So Faisal, let me try and explain the background of what is going on, right? So इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग। 2014 में पाकिस्तान में ये इनेक्ट की गई थी अक्रॉस द कंट्री। पहले ये शुरू की थी के इलेक्ट्रिक ने, और फिर गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ने ये फील किया कि क्यों ना हम सारे पाकिस्तान में ये करें। इसका मतलब ये है कि फैसल, आपके फीडर पे अगर लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो हम इस पे एक ज़्यादा लोड शेड करेंगे ताकि वो नुकसान को कम किया जा सके, बिकॉज ना रिकवरी हो रही है और ना ही हम उस T&D को संभाल पा रहे हैं आपकी जगह पे। अगर इरशाद साहब का ऐसा नहीं है, सो खैबर पख्तूनख्वा में 18-20 घंटे हो सकता है रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग की जा रही हो। ये बलोचिस्तान में भी की जा रही है, जस्ट टू बी करेक्ट। पंजाब में अगर कहीं कम है तो वहाँ कम हो रही है। पर आप ये देखिए कि इस वक्त KPK गवर्नमेंट, KPK अथॉरिटीज़ और पेस्को, यानी कि जो इस वक्त की फेडरल अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंडर पेस्को चलता है, उन दोनों ने ये तो माना है ना कि 12 घंटे तो लोड शेड होना चाहिए। यानी कि वो ये मानने को तैयार हैं कि इतना बड़ा नुकसान है कि 12 घंटे की रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग जो है इज़ डूएबल। यहीं से इस सिलसिले को जोड़ें कि चलें, इतना बड़ा नुकसान है तो अब क्या करना है। सो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लोकल सब्जेक्ट है, उनको चाहिए कि मदद करें रिकवरीज में। फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है, इसमें जो CEO है, जो बोर्ड है, जो पेस्को की इंतजामिया है, इस सब को ठीक तो करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि हमें 12, 14, 18 घंटे की लोड शेडिंग करनी पड़ी है रेवेन्यू बेस्ड, चाहे हमारे पास बिजली मौजूद है देने के लिए। और ये कैसे हो सकता है कि 335 अरब हमने लेना है जो हमें नहीं आ रहा। इस साल की जो रकम आनी है उसमें से 124 अरब की उम्मीद है कि वो नहीं आएगी। जो दूसरा एक तो ये है। अब देखिए, इस तनाज़े को तो दूर करना पड़ेगा। किसी के जाकर ग्रिड स्टेशन में आप या मैं भी एज अफसर चला जाऊं फेडरल गवर्नमेंट का और कोई तब्दीली कर दूं, ये पायदार नहीं होगी। पायदार तब्दीली तो वो है जो मैंने आपको सामने रखी है। दोनों को इकट्ठे बैठना चाहिए, पावर डिवीजन के लोगों को भी, अथॉरिटीज KPK को भी, और एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे इस मसले को फॉर द टाइम बीइंग ऐसे हल करना चाहिए 12, 13, 14 घंटे की जो रेवेन्यू बेस्ड है, और फिर उसकी कलेक्शंस का जरिया निकालना पड़ेगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, ये एक दूसरा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस बिकॉज मैं चीजों को समझता हूं बहुत, मैं पावर सेक्टर को समझता हूं पाकिस्तान। AGN काजी का एक फॉर्मूला है, प्रोविंसेस उस पे मांगती हैं नेट हाइडल प्रॉफिट। ये नेट हाइडल प्रॉफिट कभी तय ही नहीं हो पाया जो वापडा के बिल में नेपरा ने अलाउ किया हुआ है। सो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, जो वापडा के बिल में नेपरा ने अलाउ किया हुआ है वो उससे कदरे कम है। सो इसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये बड़े अरसे से चल रहा है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि प्रोविंसेस बहुत बड़ी रकम निकालती हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंस डिवीजन है वो कहती है कि नहीं, इतना तो बनता ही नहीं है फॉर्मूले के मुताबिक है। ये है पाकिस्तान का अलमिया इरशाद भाई, कि हम मसाइल को ओपन छोड़ देते हैं। सो इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि NHP इतना बड़ा है, और मेरा नहीं ख्याल कि बगैर हल किए फाइनेंस डिवीजन इसकी इस तरह पेमेंट कर सकता है। बट फाइनेंस डिवीजन को, एनर्जी सेक्टर को, अथॉरिटीज को, इसको भी हल करना पड़ेगा। अब ये दोनों सीरियस मसले जो डॉक्टर साहब जो इशू है वो ये है कि जिस डिवीज़न में या जिस इलाके में नई वसूली हो रही, वो वापडा की या वो जो है डिस्को है उसकी नाअहली की वजह से, क्योंकि उसी KPK में बाज़ ऐसे भी हैं जो जहाँ पूरी वसूली या 90%, 95% वसूली हो रही है, तो उसकी सज़ा सार्फिन क्यों बर्दाश्त करें?
दुरुस्त है आपकी बात। DI खान डॉक्टर साहब ब्रीफ कमेंट, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। तो देखिए ऑब्वियसली इन दी एंड तो इन अदारों को आपको तय करना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट की तहवील में नहीं चल सकते फैसल। इनको भी आपको निजकारी की तरफ या प्राइवेट सेक्टर या एटलीस्ट रिटेल जो कलेक्शन है उसको तो अपने पास से निकालिए, वरना तो कभी आप कलेक्ट कर नहीं पाएंगे। अगेन मुझे अब ये फिगर चूंकि मुसद्दिका नहीं है, मैंने ये सुना है कि हमने CEOs भी बहुत तब्दील किए हैं पेस्को के। सो इन दी एंड तो ये आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस या एनर्जी गवर्नेंस से ही ताल्लुक है। इरशाद साहब आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया है। जी ठीक ठीक। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।